Hello students, welcome to my lecture of economics. आज अपन पढ़ेंगे CA इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड यूनिट कीनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट। ओवरऑल चैप्टर का फ्लो कैसा जाएगा उसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। बीच बीच में मैं आपको मॉड्यूल से कनेक्ट कराते हुए इस चैप्टर को लेके जाऊंगा। सो यू नीड नॉट टू वरी कि मॉड्यूल कवर होगा कि नहीं, बिल्कुल कवर होगा और साथ में सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे जो हमें पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर चैप्टर विल रन। पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्टरी जो पैराज होंगे उसमें हम बात करेंगे जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया इस थ्योरी में, इसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कौन से सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, वेरी इजी, आप ऑलरेडी जानते होंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एग्रीगेट डिमांड कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। फिर हम सर्कुलर फ्लो के बारे में बात करेंगे, सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसे काम करता है, हम इसका फ्लो भी ड्रॉ करेंगे बिल्कुल अच्छे से। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए हमें पहले एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम डिराइव करेंगे कर्व के साथ साथ हम और ड्राइव कर पाएंगे डिमांड फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन के साथ साथ आप कुछ फॉर्मूले भी सीखेंगे, एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस के, जिन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। सो दिस विल बी अ न्यूमेरिकल पोर्शन। आफ्टर दैट हम 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर और 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर भी सर्कुलर फ्लो को देखेंगे और लास्ट में चैप्टर को कंक्लूड करेंगे ये देखते हुए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सो बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है, 12th से जरूर किससे लिंक है, पर मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको 12th का कुछ भी याद नहीं। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इस चैप्टर में हमें किस चीज के बारे में बात करनी है। देखिए हमारे इस पूरे चैप्टर के इर्द गिर्द है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मैं नेशनल आउटपुट भी बोलूंगा। नेशनल इनकम में 2 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमें इस चैप्टर में कुछ खास पढ़ने हैं। पहला है लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स और दूसरा है इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो नेशनल इनकम की 2 चीजें हमें पढ़नी है, एक तो इसके डिटर्मिनेंट्स और दूसरा इक्विलिब्रियम। सो नेशनल इनकम किन चीजों से इफेक्ट होती है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। खैर इससे पहले अपन जरा बात करते हैं उस बंदे की जिसने प्रोपाउंड करी ये थ्योरी, जॉन मेनार्ड कीन्स। ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट और इन्होंने बताया कि देयर कैन बी अ सीरियस रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जितना लोगों का डिमांड होगा उसके हिसाब से ही अनएम्प्लॉयमेंट डिसाइड होगा। लोगों का डिमांड ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा हमें ये रिलेशनशिप समझाई। सो बात करते हैं किसकी, जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ईयर 1936 में। ये सब क्यों जानना जरूरी है भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इतना डेटा होना चाहिए। सो बस इतनी सी बात थी। जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये बोला कि मान के चलते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं एट मैक्रो लेवल तो आपको कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखने पड़ेंगे। जैसे हम माइक्रो लेवल पे भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते थे, वैसे ही मैक्रो पे भी कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे जिनके ऊपर प्रोडक्शन बेस्ड होगा। वो कौन से होंगे, एक होगा टेक्नोलॉजी और दूसरा होगा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट कुछ भी मैं बोलूं, एम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद लेबर। लेबर का यूटिलाइजेशन ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, लेबर का यूटिलाइजेशन कम हो रखा है तो एम्प्लॉयमेंट कम। बड़ा सिंपल सा फंडा है।
तो जॉन मेनार्ड कीन्स बोलते हैं कि एक इकोनॉमी में मैक्रो लेवल पर ये दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जब हम शॉर्ट रन लेके चल रहे हों तो हमें इनमें से एक फैक्टर को करना पड़ेगा कांस्टेंट। सो टेक्नोलॉजी को हम कर देंगे कांस्टेंट, बिकॉज वी अज्यूम दैट इन शॉर्ट रन टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज। सो होल ऑफ आवर आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना ज्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा हमारे देश में आउटपुट आएगा। सो वी कैन से दैट जो भी आउटपुट है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको और याद दिलाना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल आइडेंटिटी बोलती है कि एक इकोनॉमी में किसी भी टाइम में इनकम प्रोडक्शन के बराबर होगी और वही उसके एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। क्या मतलब? मान के चलते हैं एक साल, ड्यूरिंग 1 ईयर आपकी इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हुआ उतनी ही इनकम जनरेट हुई होगी और उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ होगा। जितना प्रोडक्शन हुआ है वो उन लोगों के लिए तो हुआ होगा जो डिमांड कर रहे हैं, तो मेरा जो भी प्रोडक्शन है वो डिमांड में तो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लोगों के एक्सपेंडिचर के बराबर तो है। और जैसे ही किसी का खर्चा होगा किसी और की इनकम वो बन जाएगी। आपका खर्चा मेरी इनकम, इस तरह से इकोनॉमी में चलते हैं। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा इट विल बी इक्वल टू इनकम एंड इट विल फर्दर बी इक्वल टू प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। इसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं, ये हमारे आगे जाके काम आने वाला है। इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्रोडक्शन। सिंपल सी बात, एज सिंपल एज दैट। सो जो चीज़ें मुझे आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बतानी थी वो मैंने बता दी हैं। फिर भी एक बार मॉड्यूल को देखते हैं। मॉड्यूल में क्या दे रखा है, ये हमारा चैप्टर का नाम, कीनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें आप थोड़ा सा अगर फर्स्ट पेज को देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा, in this unit we'll focus on two issues, namely the factors that determine the level of national income। फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और determination of equilibrium aggregate income and output in the economy। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट भी हमें यहां से सीखने को मिलेगा। किसने बात करी थी इसके बारे में? इसके बारे में थ्योरी जो दी थी, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी, वो दी थी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने। किसमें? अपने मास्टरपीस में। मास्टरपीस मतलब उनका बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब लिखा वो? 1936 में। सो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। मैं स्टार्टिंग में स्लो जा रहा हूं लेकिन धीरे धीरे मैं पेस बढ़ा लूंगा, डोंट वरी। अब आगे क्या लिखा है? हमें पढ़ना है 2 सेक्टर में, 3 सेक्टर में और 4 सेक्टर में। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेक्टर्स होते कौन से। इसीलिए हम आगे हमारे सेकंड नंबर के पॉइंट पे, दैट इज सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन से 4? पहला हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड या कंज्यूमर्स। हाउसहोल्ड या कंज्यूमर वो लोग होते हैं जिनकी वजह से डिमांड जनरेट होती है इकोनॉमी में। आप और मैं हाउसहोल्ड है, हाँ है। आप और मैं प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, हाउसहोल्ड भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। अगर हम किसी चीज का कंजम्पशन करते हैं तो हम जरूर से हाउसहोल्ड हैं, लेकिन प्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं उसके हिसाब से हम प्रोड्यूसर बनेंगे। सो हाउसहोल्ड की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए देयर इज अ प्रोड्यूसर। दोनों का अपना अपना अलग अलग मोटिव है भाई। कंज्यूमर चाहता है सेटिस्फैक्शन, और प्रोड्यूसर चाहता है प्रॉफिट। तीसरा जो हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट है दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रोल प्ले करता है सोशल वेलफेयर का, इनका भी मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। और चौथा सेक्टर जो है जिससे हम एज अ कंट्री इंटरेक्ट करते हैं दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर अंदर ये 3 लोग और बाहर एक और सेक्टर जिससे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें क्या लेना देना? हम या तो इनसे इंपोर्ट करेंगे या इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे। जो चीज़ें बाहर अच्छे में बनती होंगी और हमें पसंद होंगी हम उनको इंपोर्ट कर लेंगे। सेम अगर हमारे यहाँ चीज़ें अच्छी बनती होंगी और बाहर किसी को चाहिए होगा, मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में किसी को डिमांड उसकी अराइज होगी, तो वो
हमसे इंपोर्ट कर लेंगे, मतलब हमारे लिए वो एक्सपोर्ट हो जाएगा. सो देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. लेकिन जब मैं सर्कुलर फ्लो पढ़ूंगा तो मैं स्टार्टिंग करूंगा सिर्फ 2 सेक्टर्स से. देखेंगे उसको आगे धीरे धीरे करके. अगला जो मेरे को टॉपिक आप लोगों को बताना है दैट इज एग्रीगेट डिमांड. अब एग्रीगेट डिमांड पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम 12th के नेशनल इनकम से इसको कनेक्ट करते हैं. इनफैक्ट आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट भी नेशनल इनकम ही है. आपको नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड याद होगा. एक्सपेंडिचर मेथड बताता है कि नेशनल इनकम निकालने का तरीका हो सकता है C प्लस आई प्लस जी, और क्या था साथ में, प्लस x माइनस m. एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा GDP एट MP अराइज होता है, और GDP एट MP शोज हमारी कंट्री में कितनी डिमांड है. तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ये जो एक्सपेंडिचर मेथड से GDP आया है यही मेरा एग्रीगेट डिमांड है. यस, यू कैन से दैट. तो हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. क्या होती है ये सारी चीजें? C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा. I इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो C था वो था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. G होगा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. X बोले तो एक्सपोर्ट्स एंड M बोले तो इंपोर्ट्स. क्या मतलब हुआ? 12th का थोड़ा सा याद करिए. C प्राइवेट लोगों का खर्चा कंजम्पशन के ऊपर, G गवर्नमेंट का खर्चा कंजम्पशन के ऊपर, I दोनों का इन्वेस्टमेंट का खर्चा, X हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट, M हमारी कंट्री ने जो बाहर से इंपोर्ट करा है. इन सब का टोटलिंग कर दें, मतलब नेगेटिव आइटम होगा आपका इंपोर्ट्स, बाकी सारे पॉजिटिव आइटम. जब इनको हम एग्रीगेट कर देंगे तो हमारी GDP आ जाएगी, या मैं बोलूं एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड सर? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ और द एग्रीगेट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर. एक साल के दौरान मेरी कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो डिमांड है दैट इज एग्रीगेट डिमांड. सो फिर से देखता हूं मैं. एक तरह से अगर अपन नॉर्मल लेमन की तरह बात करें तो डिमांड क्या होगी हमारी इकोनॉमी में? खाने पीने की डिमांड मींस कंजम्पशन की डिमांड. गवर्नमेंट का कंजम्पशन भी हो सकता है, हाँ, गवर्नमेंट इन इटसेल्फ इज अ बिग एंटिटी. सर इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारी कुछ डिमांड अराइज होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर में और ज़्यादा आउटपुट अचीव करें, तो उसके लिए हम अभी कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट की वजह से भी एक डिमांड होती है. हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमारी डिमांड नहीं है, पर बाहर की कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, वो भी इसमें आ जाएगा. एंड हम जो इंपोर्ट करते हैं वो हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं. डिमांड तो हमारे लोगों की है लेकिन वो प्रोड्यूस हमारी इकोनॉमी में नहीं हो रहे, वो बाहर से आ रहे हैं, तो उनको मैं नेगेटिव आइटम की तरह कंसिडर करता हूं. इन सबको जो मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास आ जाता है GDP एट MP, या मैं कहूं एग्रीगेट डिमांड. मैं इसे अब से AD बोलूंगा इस चैप्टर के लिए. लेकिन अब कीन्स कुछ अजम्पशंस लेते हैं. मैंने बताया ना कीनेशन थ्योरी कीन्स ने दी है. कीन्स कुछ अजम्पशंस लेते हैं शॉर्ट रन में. वो बोलते हैं कि भाई पहले तो ये मान के चलो कि इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी क्लोज होगी तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होंगे. मतलब क्या बोल सकता हूं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम हटा सकते हैं? जी बिल्कुल, हटाना ही पड़ेगा. सेकेंड अजम्पशन हमारा होता है कि हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं है, मतलब हमारी इकोनॉमी इज अ 2 सेक्टर इकोनॉमी. विदाउट गवर्नमेंट
एक तरह से आपने, वैसे तो आपके कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, वैसे आपके सेक्टर्स होते हैं 4, लेकिन आपने इन 4 में से, इन 4 सेक्टर्स में से गवर्नमेंट को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हटा दिया। क्यों हटाया? सिंप्लिसिटी के लिए। सी इफ आई वांट टू स्टडी समथिंग, आई वांट टू एनालाइज समथिंग, तो मैं उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में समझूंगा, उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जाऊंगा। सो हम एक साथ 4-5 वेरिएबल्स को एक साथ नहीं समझ सकते। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उन वेरिएबल्स को कट डाउन कर देंगे जो हमें अभी नेसेसरी नहीं लग रहे हैं, जिनमें हमें मेन रिलेशनशिप पता करनी है, हम सिर्फ उन्हीं को रखेंगे, और वो होंगे सिर्फ 2। मतलब हमने कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को भी हटा दिया। एज सच मेरे पास, अगर मैं ये अजम्पशंस लेके चलूं, तो मेरे पास नया एडी आएगा, और नया एडी विल बी इक्वल टू ओनली सी प्लस आई, क्योंकि जी हट गया, एक्स हट गया, एम हट गया। जी, एक्स और एम के हटने की वजह से मेरा एडी इक्वल टू सी प्लस आई रह गया है। मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी इज सी प्लस आई। धीरे धीरे हम 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी की तरफ चले जाएंगे और पूरी चीजें समझ जाएंगे। तो फिलहाल आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझना आ गया कि एग्रीगेट डिमांड है सी प्लस आई। देखें हमें क्या क्या पढ़ना था एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एडी फंक्शन, हाँ हमने पढ़ा। एडी फंक्शन 2 सेक्टर इकोनॉमी में बिल्कुल पढ़ लिया। एडी फंक्शन बड़ा वाला क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, लेकिन 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या था, सिर्फ सी प्लस आई, दैट्स इट। इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है। सर, इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन ऑफ बैलेंस। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर चेंजेस की जरूरत ना हो। मतलब अगर मैं डिमांड की तरफ से देखूं, कंज्यूमर की डिमांड की तरफ से, तो सारे कंज्यूमर्स की डिमांड फुलफिल हो गई हो। और अगर मैं सप्लायर्स की तरफ से देखूं, मतलब प्रोड्यूसर्स की तरफ से, तो उनके पास कोई स्टॉक ना बचा हो, उनके पास फालतू का कोई स्टॉक नहीं बचा हो, तो मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब डिमांड भी पूरी हो गई और सप्लाई भी पूरी हो गई, दोनों में से किसी को नहीं रोना पड़ रहा। अगर एडी इज इक्वल टू एस ना हो तो क्या हो सकता है, या तो एडी इज मोर देन एस या एडी इज लेस देन एस। दोनों ही सिचुएशंस हार्मफुल हैं। दोनों ही सिचुएशंस में किसी ना किसी का भला नहीं हो पा रहा होगा। मतलब एडी इज मोर देन एस में क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड। एंड एडी इज लेस देन एस में क्या हो रहा होगा, अनसोल्ड स्टॉक। आप सोच के देखिए, अगर डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो पूरी सप्लाई हो नहीं पाई, लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पाई। कुछ ऐसे लोग होंगे जो रूठ के चले गए होंगे, क्योंकि उन्होंने डिमांड तो करी थी लेकिन उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए। और दूसरी सिचुएशन है एडी इज लेस देन एस, मतलब जहां डिमांड पूरी नहीं है लेकिन सप्लाई ज्यादा है। डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग को एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, तो ऐसे केस में हम लोग के पास स्टॉक रह जाता है और वो स्टॉक हमें सेल करने में दिक्कत आती है। सो इन बोथ दी सिचुएशन देयर आर प्रॉब्लम्स। तो सबसे बेस्ट सिचुएशन कौन सी होगी, जब एडी और एएस बराबर हो। इसीलिए मैं इसे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलता हूं, मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस। अब इक्विलिब्रियम निकालने के भी 2 तरीके हैं। आप समझना, अभी आपको समझा देता हूं, आगे चल के आपको बड़ा आसान हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है तो इक्विलिब्रियम होता है, ये बात तो तय है। बात यह है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। अभी भी बताया 2 सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई। अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब वो आपकी इनकम, जो एक प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा और अगर बिक जाएगा तो वो इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा, और वो इनकम ट्रांसफॉर्म होकर के पूरी की पूरी सप्लायर की नहीं रहेगी, लेकिन सप्लायर बाकी लोगों को भी देगा। तो एक तरह से इकोनॉमी के लिए इनकम है। मतलब कुल मिलाकर के अगर एक दुकानदार 100 रुपए का सामान बेचता है, तो 100 रुपए जैसे उसके हाथ में आते हैं, वो 100 रुपए उसकी इनकम नहीं है। पर अगर मैं देखूं कि वो 100 रुपए का कोई हिस्सा किसी को, कोई हिस्सा किसी को जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम। और आप अपनी इनकम को या तो खर्च कर देते हो कंजम्पशन पे, या सेव करने में। या तो आप खर्च कर देते हो
या बचा लेते हो, जितना पोर्शन खर्च नहीं हो पाया वो बच जाएगा। सिंपली एएस को मैं लिख सकता हूं कंजम्पशन प्लस सेविंग, मतलब एडी की जगह सी प्लस आई लिखूं और एएस की जगह सी प्लस एस लिखूं, ऐसे केस में भी मेरा इक्विलिब्रियम बनना चाहिए। जब सी कॉमन है तो मैं काट सकता हूं, आई इक्वल्स टू एस वाली सिचुएशन भी मेरे लिए कौन सी है, इक्विलिब्रियम वाली है। तो मैं बोलता हूं इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच तो है एडी इक्वल्स टू एएस एंड दूसरी अप्रोच है एस इक्वल्स टू आई। सो दोनों ही सिचुएशंस में हमें इक्विलिब्रियम अचीव होता है। मैंने आपके लिए अप्रोचेस टू इक्विलिब्रियम लिख दिया है, हालांकि नोट्स में बुक में कवर्ड नहीं है, तो आप इन चीजों का नोट कर लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नोट्स में नहीं होंगी। सो एडी इक्वल्स टू एएस, ये एक अप्रोच है इक्विलिब्रियम की, और दूसरी अप्रोच है एस इक्वल्स टू आई अप्रोच। दोनों से ही इक्विलिब्रियम निकलता है। हमारे मॉड्यूल में इससे रिलेटेड है पेज नंबर 1.38, जरा समझते हैं पेज नंबर 1.38 पे क्या दे रखा है। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन टू सेक्टर इकोनॉमी में देखिए एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। क्या है सी? एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, एंड आई क्या है? इन्वेस्टमेंट गुड्स, जिनको हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। अब इसमें एक अच्छी बात बोल रखी है, ऑफ द टू कंपोनेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ जीडीपी। ऑब्वियसली बात है सी ज्यादा होगा, हमारा जो भी इनकम होता है उसका ज्यादातर हिस्सा खर्च करते हैं, थोड़ा ही होता है जो हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। इन अ सिंपल इकोनॉमी द वेरिएबल आई इज अज्यूम्ड टू बी डिटरमिन्ड एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली मतलब जो हम डिटरमाइन नहीं करते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, मतलब वो कंट्रोल में नहीं है। एंड कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, ये बड़ी अच्छी बात करी, मतलब ये कुल मिला के बोल रहे हैं कि आई जो है ना उसके ऊपर लगा दो बार, आई के ऊपर बार लगाने से क्या होगा, वो आई बन जाएगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। मतलब वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, हमारे ऊपर। वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होता है, वो एंडोजीनियसली डिटरमाइन नहीं होता। बाहरी शक्तियों उस पे काम करती हैं। हमारे इकोनॉमी के अंदर से कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसको इन्फ्लुएंस कर सके। सो हम बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट को हम मान रहे हैं ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब ये सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा शॉर्ट रन में। वाह, हमारे लिए तो और आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हम मान रहे थे कि एडी में दो वेरिएबल्स हैं जिनको स्टडी करना है, एक है सी और एक है आई। मैंने आपको बताया था कि एक साथ हम कई सारे वेरिएबल नहीं पढ़ सकते, ज्यादा से ज्यादा दो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मजे की बात यह है वो ये है कि इन दो में से भी हम एक को कैसे ना कैसे करके कांस्टेंट करते हैं, तो सिर्फ एक बचता है जिसको हम डिटेल में स्टडी कर पाते हैं। तो हमने ऐसा ही करा, यहाँ पे आई को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जैसे ही हमने आई को कांस्टेंट कर दिया तो हमें सीधे सीधे एडी और सी डायरेक्ट रिलेशन में मिल गए। हमें देखना पड़ेगा कि एडी और सी के अंदर कुछ रिलेशनशिप है, एंड वो डायरेक्ट ही होगी क्योंकि एडी इक्वल्स टू पॉजिटिव सी एंड पॉजिटिव आई। कहने का मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। तो एक नई बात यहां पता पड़ी कि एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई लेना है, जिसमें आई लेना है हमें कौन सा वाला, कांस्टेंट वाला, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सो अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलता हूं। हमने ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूरी बातें कर ली हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलना चाहिए, दैट इज सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको देखने से लगेगा कि मॉड्यूल में कभी कोई पेज पढ़ रहे हैं, कभी कोई पेज पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। आपको जरा ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर थे, वापस से बताइए जरा। एक तो था हाउस होल्ड, एक था प्रोड्यूसर, एक था गवर्नमेंट, और लास्ट था एक्सटर्नल सेक्टर।
जब मैं टू सेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो कौन से लेंगे, एक लेंगे हम हाउस होल्ड और एक लेंगे प्रोड्यूसर। सो टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो की बात करनी है। आपने कहीं ना कहीं 12th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको 12th का कुछ भी याद नहीं। एक तरफ है हमारा बंदा प्रोड्यूसर और एक तरफ है मान लीजिए हमारा बंदा हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर वो बंदा है जो प्रोडक्शन करके देगा, लेकिन इसको प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको कहां से मिलते हैं? हाउस होल्ड से। सो प्रोड्यूसर्स गेट देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ फैक्टर सर्विसेज, बाय वे ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स। कोई भी लेबर है कहां से मिलेगा? हाउस होल्ड से। कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो भी एक हाउस होल्ड होगा, वहां से एक प्रोड्यूसर को लेने पड़ते हैं। कोई भी कैपिटल होगा वो भी हाउस होल्ड्स के पास है। जमीन, लैंड जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या है? हाउस होल्ड्स के पास है। ये सारी चीजें हाउस होल्ड्स की ओनरशिप में है, इनको हमें हायर करना पड़ेगा बीइंग अ प्रोड्यूसर। सर मेरा तो घर का जमीन है, तो भी हम आपको अलग और एज अ कंज्यूमर अलग और एज अ प्रोड्यूसर अलग मानेंगे। हमें मान के चलेंगे कि कंज्यूमर की तरह से अगर आप अपने जमीन दे रहे हो तो मान के चलो कि आपको प्रोड्यूसर की तरह से कुछ प्रॉफिट हो जाए। एक तरह से आप उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट तो चाहते ही हैं। सो अज्यूम ये करके चलते हैं कि हाउस होल्ड्स सारे अलग हैं और प्रोड्यूसर सारे अलग हैं, तो हाउस होल्ड से सारे फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर के पास जाएंगे और बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देंगे क्या? फैक्टर पेमेंट्स। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे? एक बार लिख दो। ठीक है जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, पहला फैक्टर है हमारे पास लैंड, जमीन। दूसरा है लेबर। तीसरा है कैपिटल एंड चौथा है एंटरप्रेन्योर। इन सब के बदले हमें कुछ पेमेंट्स करने पड़ते हैं। अगर आप जमीन हायर कर रहे हो तो कुछ के देना पड़ेगा, लेबर हायर कर रहे हो तो कुछ देना पड़ेगा, कैपिटल हायर कर रहे हो तो कुछ देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लैंड के बदले यू विल हैव टू पे रेंट, लेबर के बदले यू विल हैव टू पे वेजेस, कैपिटल के बदले हम लोग देते हैं इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को एंड में प्रॉफिट मिल जाता है। ये सारी हमारी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। ये हमारे लिए फैक्टर कॉस्ट है बीइंग अ प्रोड्यूसर, लेकिन हाउस होल्ड के लिए क्या हो गई? इनकम। तो यही यहां हो रहा है। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को दिए गए, और वापस फैक्टर पेमेंट्स रिसीव हुए किसको? कहां से? प्रोड्यूसर के यहां से हाउस होल्ड को। ठीक है, एक तरह से प्रोड्यूसर ने कुछ पैसे निकाल करके हाउस होल्ड्स को दिए। जैसे ही हाउस होल्ड्स के हाथ में कुछ पैसा आएगा, उनको लगेगा कि मुझे इस पैसे को खर्च करना चाहिए, उनकी डिमांड अराइज हो जाएगी। जो हाउस होल्ड्स की डिमांड अराइज होगी उससे हाउस होल्ड्स वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे जो प्रोड्यूसर ने बनाए थे। बनाने के लिए ही तो उसने फैक्टर सर्विसेज ली थी। सो प्रोड्यूसर विल गिव अवे द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम, एंड उसके बदले में ये पेमेंट्स ले लेंगे। किससे? हाउस होल्ड से। अच्छा, तो मतलब पैसा घूम फिर के वापस प्रोड्यूसर के पास आ गया। प्रोड्यूसर की जेब से पैसा दिया गया था जिससे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर लें। जैसे ही हाउस होल्ड के हाथ में इनकम पहुंची, उसको लगा अब खर्चा करना चाहिए, तो जो हमने फैक्टर्स हायर करके गुड्स बनाए, सर्विसेज बनाई, उनको वापस से हाउस होल्ड को बेच दिया और हाउस होल्ड से पैसे वापस ले लिए। मतलब ये एक साइकिल ऐसा है जो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। पैसा इधर से उधर होता रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज उधर से उधर होते रहेंगे, फैक्टर सर्विसेज इधर से उधर होते रहेंगे। मैं बोलूँगा कि इनमें दो जगह हमें मनी का फ्लो दिखा। कौन सा मनी का फ्लो था, मैं उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। सर एक तो स्टार्टिंग में फैक्टर पेमेंट्स जो था वो मनी का फ्लो था। हाँ, प्रोड्यूसर के यहाँ से पैसा गया हाउस होल्ड के पास, ठीक है।
और दूसरा, हाउस होल्ड्स ने जब पेमेंट कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट, वो भी कैसा था, वो भी मनी पेमेंट था। ठीक है सर, मनी पेमेंट समझ में आ गया। बाकी कुछ ऐसी चीजें थी जो रियल फ्लो था। रियल फ्लो मतलब जो मनी फ्लो ना हो उसे मैं रियल फ्लो कहूंगा। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इज रियल फ्लो। सो कहां कहां रियल फ्लो हुआ सर? पहली बार तो रियल फ्लो तब हुआ जब हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी किसको? प्रोड्यूसर को, मतलब फैक्टर सर्विसेज। ये हमारा रियल फ्लो है। दूसरी बार रियल फ्लो तब हुआ जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को दिए पैसे के बदले। मतलब जो मैंने ग्रीन में यहां डिपिक्ट किया है दैट इज रियल फ्लो, और ब्लू में जो डिपिक्ट किया है वो है मनी फ्लो। ठीक है, ये रियल फ्लो मनी फ्लो चलता रहेगा। अच्छा, कितने सेक्टर लिए यहां पे? 2 सेक्टर। तो 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो बोलूंगा मैं इसको। कौन सा सर्कुलर फ्लो है ये? सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि इसके अंदर कोई और सेक्टर नहीं है, 2 ही सेक्टर्स हैं और सर्कुलर फ्लो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चले जा रहा है। सर सर्कुलर फ्लो कब तक चलेगा? हमेशा चलता रहेगा। सर्कुलर फ्लो इज एन अनएंडिंग साइकिल, जहां पे 2 अलग अलग या 2 से ज्यादा अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दूसरे को चीजें देते रहते हैं, चीजों का एक्सचेंज करते रहते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। आई होप आपको सर्कुलर फ्लो समझ में आया होगा। सिंपल सर्कुलर फ्लो हमने समझ लिया। यहीं पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही इनकम जनरेट हुआ है, उतना ही खर्चा हो गया। कैसे सर? जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज, वो हाउस होल्ड को दे दिया। उसके बदले में जो पेमेंट्स रिसीव हुए वो इनकम हो गई प्रोड्यूसर की, मतलब यही प्रोड्यूसर का गुड्स एंड सर्विसेज हो गया और यही प्रोड्यूसर का इनकम हो गया, यही हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर हो गया। मतलब प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपको याद हो तो मैंने इसको बोला था ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं। दिस इज ट्रिपल आइडेंटिटी एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो ट्रिपल आइडेंटिटी मैंने यहां पे सर्कुलर फ्लो के साथ प्रूव भी कर दी कि होती है, हमेशा रहेगी। अब आप ये मान के चलिए कि ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है, लेकिन आपने सारा पैसा खर्च नहीं किया। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये हाउस होल्ड जो है वो सारा पैसा खर्च नहीं करे। मतलब कैसे? प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बदले कुछ फैक्टर सर्विसेज ली हाउस होल्ड से। फैक्टर सर्विसेज, और फैक्टर सर्विसेज के बदले यहां से फैक्टर पेमेंट चले गए, और फिर यहां से गुड्स एंड सर्विसेज चले गए, और हाउस होल्ड से आ गया पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बड़ा आसान प्रोसेस चले जा रहा है। अब अगर मान लो हाउस होल्ड ने सारा पैसा खर्च नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज के पेमेंट्स दिए हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट जिनको हम बोलते हैं लेट्स से 2000 के, और हाउस होल्ड ने वापस जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे वो सिर्फ 1800 के ही खरीदे, 200 इन्होंने बचा लिए। उसका क्या होगा? क्योंकि ये 1800 ही प्रोड्यूसर के पास वापस पहुंचेंगे, तो प्रोड्यूसर अगली बार सिर्फ और सिर्फ पेमेंट 1800 का ही कर पाएगा, मैक्स टू मैक्स। प्रोड्यूसर वापस पेमेंट क्यों करेगा सर? अरे अगली बार वापस प्रोडक्शन करेगा ना, तो जब वापस प्रोडक्शन करेगा तो वापस से पेमेंट देगा ना। किसको देगा? हाउस होल्ड्स को, क्योंकि वहां से वापस से हम फैक्टर्स खरीद रहे हैं। तो जब वापस से फैक्टर्स खरीद रहा होगा प्रोड्यूसर, इस बार सिर्फ 1800 रुपए। सर ये 1800 से बढ़ के कुछ और हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अगर मैं यहां बीच में फाइनेंशियल सेक्टर ले लूं, मतलब बैंक्स ले लूं, जहां पे हाउस होल्ड्स अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं, तो वही बैंक्स वापस प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो सेविंग्स दे देंगे। मान के चलो कि 200 का सामान था, 200 का सेविंग था,
200 ही इन्वेस्टमेंट पहुंच गया प्रोड्यूसर के पास, तो वापस से सर्कुलर फ्लो उतना का उतना चलने लग जाएगा। मतलब ये बात तय है सर कि सर्कुलर फ्लो बढ़ सकता है, घट सकता है, हो सकता है सेम रहे, बट वो चलता हमेशा रहेगा। और बीच में अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल सेक्टर आता है तो हम वहां पे दूसरी चीज एक और मिलने को देखने को मिल जाती है, जो हमने पहले डिस्कस करी थी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर बैलेंस वाली सिचुएशन है तो सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर होना ही पड़ेगा। यहां पे जो एस है उसको हम बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज। और आई जो है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट जो है उसे हम कहते हैं इंजेक्शन। इन्वेस्टमेंट्स आर नोन एज इंजेक्शंस। सो इकोनॉमी में जितना लीकेज हुआ है उतना का उतना इंजेक्शन हो जाए तो मतलब हम वापस से कहां पहुंच गए? इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। सो मैं आपको लीकेज और इंजेक्शन समझाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये वापस से बीच में एक फाइनेंशियल सेक्टर भी ड्रॉ करके दिखा दिया और बता दिया कि हाउस होल्ड जो लीकेज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सेविंग्स, उतना का उतना अगर इकोनॉमी में इंजेक्शन हो जाए तो हमारा सर्कुलर फ्लो वापस से इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएगा। देखें जरा, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो बताया विद बैंकिंग, हाँ। इंजेक्शन और लीकेजेस बता दिया, हाँ। अच्छा, इंजेक्शन और लीकेजेस पे आगे चल के फिर से डिस्कस करूंगा। वो डिस्कशन ऐसा होगा कि इंजेक्शंस के बारे में तो वहां ज्यादा कुछ दे नहीं रखा आपके मॉड्यूल में, लेकिन लीकेजेस के बारे में काफी सारी बातें हैं, तो पूरा पेज अपन पढ़ेंगे। हालांकि अभी एक पेज और पढ़ना है उनको, दैट इज पेज नंबर 1.37। देखें जरा मॉड्यूल में 1.37 1.37 पे क्या दे रखा है? यस, एक सर्कुलर फ्लो दे रखा है। सर ये फर्म्स क्या हैं? फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर्स। देखिए जरा, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, हाउस होल्ड को उसके लिए पेमेंट आ जाएगा, ये रहा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अच्छा, फर्म्स को चाहिए फैक्टर इनपुट्स, मतलब फैक्टर सर्विसेज, जिसके बदले वो दे देगी पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स। आई होप आपको ये पूरा सर्कुलर फ्लो समझ में आया। थोड़ा सा देखने में हमारे से अलग हो सकता है, लेकिन बाकी और कुछ अलग नहीं है। बस हमने क्या कर रखा है कि जो भी एक तरह के फ्लो हैं वो नीचे दे रखे हैं और एक दूसरे तरह के फ्लो ऊपर दे रखे हैं। यहां पे दोनों मिक्स हैं। एनीवे, आपको मैंने रियल फ्लो समझाया है, रियल फ्लो क्या होता है, और मनी फ्लो क्या समझाया है, मनी फ्लो क्या होता है। ओवरऑल हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जो भी फैक्टर पेमेंट्स हुए हैं वो हाउस होल्ड इनकम के बराबर है, वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बराबर है, वो टोटल फर्म की रिसीट्स के बराबर है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। सर मैं बोलूँ फैक्टर पेमेंट्स या मैं बोलूँ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एक ही बात है? हाँ, तो मतलब एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अच्छा, हाउस होल्ड इनकम या मैं बोलूँ टोटल रिसीट्स ऑफ द फर्म, ये भी इनकम ही हो गई। हाँ सर। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम। हाँ, ट्रिपल आइडेंटिटी लगेगी साहब, हर जगह लगेगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो टू सेक्टर इकोनॉमी जो है वो एकदम शुरुआती दौर का अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने के लिए है। धीरे धीरे हम इसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे। मैंने आपको बताया कि जब बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट कर देते हैं, सिर्फ एक को स्टडी करते हैं, और वो एक जब समझ में आता है तो धीरे धीरे सारे वेरिएबल्स का इम्पैक्ट भी हम मेजर कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में हम इस तरह से ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब समय आया है कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देने का और कुछ डेरिवेशंस करने का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ में नोट करते रहिएगा अगर आप कर सकें तो। यस, सो लेट्स से दैट हमारे पास एक टेबल है जिसमें मैं सबसे पहले ले रहा हूं इनकम। हम इनकम को Y से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, कैपिटल Y से। आपकी इनकम के अलग अलग लेवल्स को हम लोग थोड़ा सा
स्टडी करेंगे। मान लीजिए पहले आपकी इनकम थी 0, बाद में इनकम बढ़ के 20 हो गई, फिर 40, फिर 60 और 80 तक आपकी इनकम गई। हम इनकम को ये जानते हैं कि हम इनकम खर्च करते हैं कंजम्पशन पर और सेविंग पर। मैं ये सारे वेरिएबल्स आपके लिए लिख देता हूं। मान लीजिए इनकम हमें दे रखी है और कंजम्पशन भी दे रखा है। कंजम्पशन क्या है? 0 लेवल ऑफ इनकम भी होती है तो भी कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होगा। जैसे एक भिखारी, एक बैगर, उसकी इनकम भले ही 0 है, फिर भी क्या उसका कंजम्पशन है? हाँ, उसका कंजम्पशन में कुछ एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल होता है। उसको नहीं देना पड़ता, वो बात अलग है। लेकिन क्या कंजम्पशन का खर्चा होता है? जी बिल्कुल। मान के चलिए कि 0 की इनकम पे भी इसका कंजम्पशन का खर्चा है 20। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन का खर्चा भी बढ़ेगा। इनकम और बढ़ेगी, कंजम्पशन का खर्चा और बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ती जाएगी, कंजम्पशन का खर्चा बढ़ रहा है। इनकम और बढ़ गई, कंजम्पशन और बढ़ गया। आप देखेंगे कि कंजम्पशन बढ़ तो रहा है लेकिन एट अ लोअर रेट एज कंपेयर टू इनकम। इनकम थोड़ी तेजी से बढ़ रही है, कंजम्पशन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात तय है कि शुरुआत में एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन था। Even when income is 0, there is some level of minimum consumption. That is known as autonomous consumption। मतलब मैं उसको C बार की तरह डिनोट करूंगा। ऐसा हमेशा होता है। हमारे एग्जाम्पल में C बार कितना है? 20 का। C बार हमारे लिए कितना है? 20। मतलब even when income is 0, there is an expenditure of 20 rupees which we have to incur on consumption। ठीक है। आपको आई याद होगा, हमने हमारे स्टडी में सोचा है कि आई को हम कांस्टेंट रखेंगे। मान के चलिए कि आई हमारे लिए है 10, एक लेवल पे 10 तो हर लेवल पे 10, बिकॉज आई हमने माना है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इट इज बाउंड टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बस इतना सा मुझे आपको समझाना है, बाकी सब अपन आराम से कर पाएंगे। मतलब अब इसके बाद वाली सारी जो वैल्यूज हैं वो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या हम सेविंग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? जरा सोचिए। सर सेविंग कैसे आता है? देखिए, इनकम जो है वो खर्च होगी कंजम्पशन पर या सेविंग पर, ये बात तय है। तो अगर मुझे कंजम्पशन भी दे रखा है और सेविंग भी दे रखी है, सॉरी, कंजम्पशन भी दे रखा है और इनकम भी दे रखी है, तो मैं सेविंग बड़े आराम से निकाल सकता हूं। इनकम 0, कंजम्पशन 20, मतलब सेविंग -20। कैसे आया? इसी फॉर्मूले में लगाया। इनकम है 0, कंजम्पशन है 20, सेविंग कितना पता नहीं, देखते हैं। 20 को उधर ले जाऊंगा, S इक्वल्स टू -20। यस, तो सेविंग हमारी -20 है, ये बात हमें पता पड़ गई। ठीक है, नेगेटिव सेविंग हमने लिख दी। अगले लेवल पे क्या है? सर पहली बात तो ये बताओ, नेगेटिव सेविंग हो सकती है क्या? इनिशियल लेवल्स ऑफ कंजम्पशन में जब इनकम आपकी 0 है तो सेविंग हमेशा नेगेटिव होती है। मतलब आप एक तरह से बोरो करके या किसी और तरह से खर्चा कर रहे हो। इनकम नहीं है तो भी खर्चा है आपका। नेक्स्ट लेवल पे देखिए, यहां पे भी ऐसा बना हुआ है कि इनकम आपकी है 20 और फिर भी आपका कंजम्पशन है 25। मतलब यहां पर भी हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। वापस से मैं जैसे ही यहां पे सेविंग निकालने जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आती है -5 की। क्यों? क्योंकि 20 रुपए थे, 25 खर्च कर दिए, -5 बचा एक तरह से। नेक्स्ट, 40 की इनकम है, 30 खर्च कर दिए, 10 बचा। 60 की इनकम है, 35 खर्च कर दिए, 15 बचा, 25 बचा, 25 सॉरी। 80 की इनकम है, 40 खर्च कर दिए, सो 40 इज द रिमेनिंग सेविंग अमाउंट। बहुत बढ़िया, बड़ा आसान है। मतलब मैं बड़े अच्छे तरीके से सेविंग निकाल सकता हूं अगर मेरे को देखा हो इनकम और मेरे को देखा हो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर। सो इफ आई एम गिवन income and consumption expenditure, then it becomes very easy for me to calculate the level of savings जो मैंने निकाल रखा है आपके लिए। सर इसी में साथ में जरा कुछ और कैलकुलेशंस भी अगर हों तो साथ में समझा देते हैं। ठीक है,
मैं आपको समझाता हूं कैलकुलेशन MPC की। फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब एक तरह से टेंडेंसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब कि जैसे जैसे इनकम में चेंज आता है, बायर की टेंडेंसी में क्या होता है, कंज्यूमर की टेंडेंसी में क्या होता है, क्या उसके अंदर भी चेंज आता है? हाँ आता है। वो कितने हद तक आता है, उसका रेशियो क्या है, दैट इज आवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम इज माय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको मैं बी से शो करता हूं, स्मॉल बी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को मैं स्मॉल बी लिखता हूं और इसका फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सर ऐसे ही एमपीएस भी होता है। क्या होता है एमपीएस? सोच के देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंजम्पशन की जगह सेविंग आ जाएगा, मतलब डेल्टा सी की जगह डेल्टा एस, और डेल्टा वाई तो वैसा का वैसे ही रहेगा। इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, या हम इसको 1 माइनस बी से भी दिखाते हैं। 1 माइनस बी कैसे सर? बताते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है ये थोड़ा प्रूव करेंगे। एमपीसी और एमपीएस इक्वल्स टू कितना होता है देखते हैं। एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लीजिए, ऊपर रह गया डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ओके, डेल्टा सी और डेल्टा एस मतलब, अच्छा सी प्लस एस क्या होता था? वाई। जो इनकम है वो या तो कंज्यूम हो जाती है या सेव हो जाती है, तो या तो कंजम्पशन या सेविंग, दोनों में से कोई एक। जैसे ही मैं यहां पे डेल्टा सी और डेल्टा एस देखता हूं तो मुझे नजर आता है डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से डिवाइड करते ही मेरा वैल्यू आ जाएगा 1। सो एमपीएस और एमपीसी को जोड़ेंगे तो कितना? 1। फिर से आगे देखते हैं। एमपीसी को मैं बोलता हूं बी, तो बताओ एमपीसी प्लस एमपीएस अगर 1 है, एमपीसी की जगह लिखूं बी प्लस एमपीएस, ये भी तो 1 होगा। बी को उधर ले जाऊं, एमपीएस कैसे निकलेगा? 1 माइनस बी। मतलब मैं एमपीएस को 1 माइनस बी से डिनोट कर सकता हूं? बिल्कुल सर। एमपीसी दे रखा है और एमपीएस निकालना है, 1 में से माइनस कर दो। अच्छा, एमपीएस दे रखा है, एमपीसी निकालना है, 1 में से माइनस कर दो। दोनों में से जो भी निकालना है उसको 1 में से माइनस कर दो, निकल जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन में एमपीसी दे रखा है तो 1 माइनस एमपीसी कर दीजिए, एमपीएस आ जाएगा। एमपीएस दे रखा है और एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस कर दीजिए, एमपीसी निकल आएगा। इट इज वेरी इजी। जरा देखते हैं कि हमारे इस एग्जाम्पल में क्या हम एमपीसी निकाल सकते हैं, और एमपीसी के बाद क्या एमपीएस भी हम निकाल पाएंगे। चलिए ट्राई करते हैं। सर फर्स्ट लेवल पे हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग ही कर रहा हूं तो डेल्टा कैसे फाइंड करूं? सर डेल्टा का मतलब होता है चेंज, दिस डेल्टा मीन्स चेंज। ये चेंज कैसे आएगा? अगर मैं मान लीजिए हम लोग रेस कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कौन कितना लंबा दौड़ चुका है, तो अभी अपन स्टार्टिंग लाइन पे ही हैं। स्टार्टिंग लाइन पे कितना दौड़ चुके हैं? कुछ नहीं। पता कैसे करेंगे? जब हम स्टार्टिंग लाइन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जाके हमें पता लगेगा। सो वैसा ही यहां पे है, जब हम स्टार्टिंग लाइन पे हैं तो हमारा एमपीसी और एमपीएस दोनों का वैल्यू हम जज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन जैसे ही हम सेकेंड वैल्यू पे आए जहां पे आपका इनकम है 20 का, तो आप डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकाल सकते हो। डेल्टा वाई हुआ 0 से 20 और डेल्टा सी हुआ 20 से 25। मतलब कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है? 5 का 20 से 25 हो गया, और इनकम में कितना चेंज हो रहा है? 20 का
0 से 20 हो गया, ठीक है। 5/20 इक्वल्स टू 1/4। 1/4 मतलब होता है 0.25। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ 0.25। आई होप ये वैल्यूज निकालने आती होंगी कि 1/4 से 0.25 कैसे होता है। ठीक है, अगली बार भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, वापस से देख सकते हो। फिर से डेल्टा सी 25 और 30 का डिफरेंस, डेल्टा सी इज 5 डिवाइडेड बाय 20। हमारे इस एग्जाम्पल में तो किस्मत से सेकेंड वैल्यू भी कितनी है? 0.25। अरे सर थर्ड वैल्यू भी कितनी है? किस्मत से 0.25। फोर्थ वैल्यू भी 0.25 ही है। क्या ये हमेशा सेम होंगी? नॉट नेसेसरी, हर बार ये चेंज हो सकती है। एक बात तय है, न ये 0 से छोटी हो सकती है, न ये 1 से बड़ी हो सकती है। एमपीसी की वैल्यू या इनफैक्ट एमपीएस की वैल्यू 0 से लेके 1 की रेंज में आती है, न 0 से छोटी न 1 से बड़ी। एमपीएस का क्या करें? एमपीएस निकालेंगे दो तरीके हैं, या तो मैं सेविंग में चेंज देख लूं और उसको डिवाइड कर दूं इनकम में चेंज से, मतलब जिसको बोलते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, या मैं फॉर्मूला यूज कर लूं 1 माइनस बी वाला। मेरे पास जो एमपीसी है वो क्या है? वो बी ही तो है। मैं 1 माइनस बी करता हूं तो भी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, और 1 माइनस बी की जगह मैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई करूंगा तो भी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं दोनों करके। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कैसे करूंगा? -20 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना? सर ये कैसे निकालेंगे? -5 में से माइनस कर दो माइनस का 20, मतलब 15 आ गया, पॉजिटिव 15। अरे आप नेगेटिव में 20 थे, उससे बढ़ करके नेगेटिव के 5 रह गए हो, कितना चेंज आ गया? 15 का चेंज आ गया। सो ये 15 का चेंज जो है उसको मैं डेल्टा एस लिखता हूं, डिवाइड करता हूं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई 0 से 20 के बीच में डिफरेंस जो है वो 20 का है। टोटल कितना होता है? टोटल इज 0.75। मेरा एमपीएस का वैल्यू 0.75 आया है। सेकेंड लेवल पे भी वैल्यू कितना आएगा? मैं डायरेक्टली 1 माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो 1 माइनस 0.25 से मेरा हर बार का वैल्यू 0.75 आ जाएगा। मैं कोई भी तरीका अपनाऊं मेरी वैल्यू सेम आएगी, मतलब 0.75 ही आएगी इस क्वेश्चन में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एमपीएस भी और एमपीसी भी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वाले फॉर्मूले हमने कर लिए। सर अगला फॉर्मूला और बता दो। ओके, अगला फॉर्मूला मान लीजिए है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। एपीसी बोले तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर एवरेज आते ही हम डेल्टा हटा देंगे और फॉर्मूला वही रहने वाला है C अपॉन वाई, लेकिन डेल्टा का यूज हम सिर्फ मार्जिनल में करते हैं। ठीक है सर, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला ये है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होगा S अपॉन वाई। एपीएस होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। C अपॉन वाई, S अपॉन वाई, इनका भी डेरिवेशन अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा भाई? APC प्लस APS मतलब C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई, C प्लस S अपॉन वाई 1, मतलब APC और APS का सम भी 1, MPC और MPS का सम भी 1। फिलहाल तो मैं यहां से वैल्यूज निकालना चाहता हूं। एपीसी का वैल्यू भाई शुरुआत में हम एपीसी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, यहां पे निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पर हमें एपीसी में डायरेक्टली सी का वैल्यू चाहिए या एस का वैल्यू चाहिए, मतलब सी का वैल्यू या वाई का वैल्यू चाहिए। हमें कहीं पर भी डिफरेंस नहीं देखना, तो हम स्टार्टिंग एरिया से ही
स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम देख सकते हैं एपीसी का वैल्यू कितना होगा और एपीएस का वैल्यू कितना होगा। चेक करते हैं। C is 20 divided by y is 0, anything divided by 0 is infinity। ओके, नेक्स्ट वैल्यू C कितना है? C है हमारा 25 और y है इस बार 20। 25 डिवाइड बाय 20, वैल्यू विल बी 1.25। सर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है? हाँ, 0 से कम आएगी? नहीं, एपीसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, एपीसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। एपीएस और एपीसी दोनों मिलाकर के 1 होते हैं, तो जब जब एपीसी पॉजिटिव होगा तब तक एपीएस को हो सकता है नेगेटिव होना पड़े, हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो, लेकिन इस तरह से पॉजिटिव हो सकता है कि दोनों का सम मिलाकर के 1 आ रहा हो। तो अगर एपीसी 1 से ज्यादा है, सीधी बात है कि एपीएस नेगेटिव है। खैर आगे देखेंगे उसको। अगला लेवल ऑफ एपीसी इज C is 30 divided by y is 40। 30 divided by 40 0.75। next 35 divided by 60 0. This will be 0.5 something। 0.58 समथिंग। और लास्ट इज 0.5। हमारा एपीसी का वैल्यू आ गया। अगर मेरे पास एपीसी का वैल्यू आ गया तो 1 माइनस एपीसी करके एपीएस का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। सिंपल है, निकाल लेते हैं। एपीएस का वैल्यू विल बी एट फर्स्ट समझ में नहीं रहा कितना होगा, देखते हैं। S इज माइनस का 20 डिवाइड बाय 0। सर ये तो माइनस का इंफिनिटी हो गया। वैसे भी 1 में से इंफिनिटी माइनस करता तो भी माइनस इंफिनिटी आता। अगला वाला लेवल हो गया माइनस 0.25, उसके बाद हो गया 0.25, उसके बाद हो गया 0.42 समथिंग, और उसके बाद हो गया 0.5। एपीएस का वैल्यू मैं 1 माइनस एपीसी से बड़े आराम से निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक तरह से हमने सारी चीजें निकाल ली, सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली, और ये सारी कैलकुलेशंस को हम एज इट इज ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, लिख लेना पड़ेगा साथ में ही।